I welcome all of you to Philip Virtual Academy. ग्रामर लेसन नंबर 15। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को, ठीक है। और बेसिकली आज हम रीडिंग राइटिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जो बेसिक 4 स्किल्स हैं प्रोफिशिएंसी में, रिसेप्टिव या इनपुट दो तरह की स्किल्स होती हैं जो कि होती हैं रीडिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग एंड लिसनिंग ये रिसेप्टिव या इनपुट स्किल्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप किसी चीज़ को अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं। लाइक यू आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहे हैं, रीडिंग करके या लिसनिंग करके, या तो सुनते हैं या तो पढ़ते हैं। तो ये रिसेप्टिव या इनपुट कहलाती है। प्रोडक्टिव या आउटपुट जो है वो होती है राइटिंग या स्पीकिंग, यानी कि इसमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो आप लिख कर कुछ कह रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन को, या फिर आप कह लें कि उसको बोल रहे होते हैं। तो दो तरह की स्किल्स होती हैं, रिसेप्टिव या इनपुट स्किल्स, और दूसरी स्किल कौन सी होती हैं? प्रोडक्टिव या आउटपुट स्किल्स। ये लैंग्वेज स्किल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये 4 तरह की स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये लैंग्वेज स्किल्स कहलाती हैं, ठीक है। और फ्लुएंसी में इन चारों का डेफिनेटली पार्ट होता है। आपकी अगर आप चाहते हैं आप प्रोफिशिएंट हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, तो आपकी लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ हम चारों डोमेन्स को देख लेते हैं। अगर लिसनिंग की बात करें, इनपुट स्किल्स की बात करें, तो पहली बात होती है लिसनिंग की। हाउ टू लिसन, व्हाट टू लिसन फॉर, हाउ टू एक्सेलरेट योर लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग के अंदर जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि किस तरह सुनना है, ठीक है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सुनते हुए, और अपनी लिसनिंग स्किल को एक्सेलरेट कैसे करना है, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन को, एनहांसमेंट को कैसे बढ़ाना है। उसके बाद इनपुट स्किल नंबर 2, अगर हम इनपुट स्किल की बात करें तो वो है रीडिंग। अब रीडिंग में भी होता है कि हाउ टू रीड, व्हाट बिगिनर्स शुड रीड, हाउ टू एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस, हाउ एंड व्हेन टू यूज़ अ डिक्शनरी। यानी पढ़ते हुए आपने बार बार डिक्शनरी खोल के देखनी है या नहीं देखनी है। तो रीडिंग को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। अब अगर हम आउटपुट स्किल्स की बात करें तो पहली है स्पीकिंग। आप कुछ भी कहते हैं, लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप कुछ कह रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी लोगों से कनेक्टिविटी होती है। तो अगर हम स्पीकिंग के हवाले से बात करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी। आप प्रोनाउंस कैसे कह रहे हैं, आपकी ग्रामर अप्रोच, ग्रामर कितनी जो है एक्यूरेटली आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट कितने ज़्यादा हैं, कन्वर्सेशनल मेलोडी है या नहीं है, ठीक है। तो आप स्पीकिंग के दौरान इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। राइटिंग की बात अगर हम करें तो इसमें होता है व्हाट टू राइट, ग्रामर आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाउ टू करेक्ट और अवॉइड मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक वो दिखा देती हूँ कि जो बेसिकली क्या है कि लिसनिंग के 40 मिनट्स, स्पीकिंग के 11 to 14 मिनट्स, रीडिंग के 60 मिनट्स और राइटिंग के 60 मिनट्स, दे ऑल आर इक्वल, दे आर टेकिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिसर्च फाइंडिंग आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। 1/4 of our waking time is spent in listening, ठीक है। रिसर्च शोज दैट एट द वर्क प्लेस ऑन एन एवरेज पर्सनल spend about 32.7% of their time listening, 25.8% of their time speaking and 22.6% of their time writing, ठीक है। किसी भी वर्क प्लेस पे लोग इस तरीके से चल रहे होते हैं। Effective listening is the most crucial skill for becoming a successful manager. It requires paying attention, interpreting and remembering sound stimuli. अगर आप मैनेजर हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किसी भी जॉब पोजीशन पे हैं, तो अगर आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो अपनी लिसनिंग स्किल्स को आपने डेफिनेटली पॉलिश करना है। आपने ऑब्जर्वेंट होना है और उन स्टिमुलाइज को, उन बातों को, उन चीज़ों को याद रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। अच्छा, अब लिसनिंग की बात करें तो इट इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड वॉट वी हियर। हम जो सुन रहे हैं क्या हम वाकई सही से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। 2 तरह की लिसनिंग होती है। एक होती है इंटरैक्टिव लिसनिंग, वी चांस टू स्पीक, वी आर हैविंग चांस टू स्पीक, ठीक है। यानी कि हम 2 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं
दूसरी और होती है जिसमें आ जाती हैं कॉल्स, आ जाती हैं डिस्कशंस, आ जाती हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन आ जाती है, चैट्स आ जाती हैं। दूसरी तरह की कन्वर्सेशन होती है नॉन इंटरेक्टिव। वी डोंट हैव अ चांस टू स्पीक, जैसे कि हम कोई टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी हम लेसन देख रहे हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है। ओके, यहाँ पे आपको एक कन्वर्सेशन की एग्जांपल दी गई है। द वन इज सेइंग हे माइक यू कैन लॉन्च इट नाउ। व्हाट? I can launch now. Mike, no, I said you can launch the rocket now. Who? I can launch it pocket now. Which pocket? Ah, you. What happened actually? अब आपको इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कन्वर्सेशन गैप आ रहा है, आपस में एक दूसरे की बात इनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। What is the importance of listening? It improves your speaking and pronunciation. ठीक है, अगर आप लोगों को गौर से सुने, बेसिकली अगर नेटिव्स को गौर से सुने तो उससे आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। डेवलप्स इंटरपर्सनल स्किल्स, डेफिनेटली आप लोगों को समझने की काबिलियत आपकी बढ़ती है। रिसेप्टिव स्किल्स दैट नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, लिसनिंग वो स्किल है जो आपको एक्टिवली एंगेज करती है। इसके इश्यूज़ क्या होते हैं? अनसर्टेन कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। स्पीड ऑफ स्पीच, अगर हम देखें कि बोलने की जो स्पीड है वो मुतासिर हो सकती है। फेमिलियरिटी विद लोकल स्पीच एक्सेंट्स एंड वोकैबुलरी, मिसिंग वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू आस्क फॉर रिपीटिशन, हियरिंग डिफ़िकल्टीज। तो ये तमाम तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, जिसमें लिसनिंग के रास्ते में रुकावट हो सकते हैं। ठीक है, Tune in. Active listening requires participation, not passive reception. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि आपने पार्टिसिपेट करना होता है। ये नहीं कि एक इंसान बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हैं, आपने बीच बीच में कुछ ना कुछ चंक्स में ऐड करना होता है ताकि अगले इंसान को कॉन्फिडेंस हो कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। आपने उसी के वर्ड्स को पकड़ कर कुछ रिपीट करना होता है। एंगेज विद द साउंड्स एंड वर्ड्स, आपने एंगेज होना होता है। एंश्योर यू आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर लेक्चर्स। रीड की वोकैबुलरी and do background reading. Mental repetition, ask for clarification, listen to radio, TV, other media. जो वन साइडेड लिसनिंग प्रैक्टिस है, इट इज़ सो गुड। ठीक है, इसको लाजमी करें। इससे ये होता है कि आपकी पैसिव लिसनिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं, अगर स्पीकिंग को इन्हांस करने की बात करते हैं तो 4 तरह की स्पीकिंग स्किल्स होती हैं: फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये 4 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर इन 4 तरह की चीज़ों में आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस हो जाएंगी। इम्पॉर्टेंस क्या है स्पीकिंग की? मोस्ट ऑब्वियस स्किल, डेफिनेटली आप अपने आप का जो एक्सप्रेशन है वो आप अपनी स्पीकिंग से दे रहे हैं। मोस्ट इंटरेक्टिव स्किल, ठीक है, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं कितना इफेक्टिवली। डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन, डेवलप्स इंटरपर्सनल स्किल्स टीम वर्किंग के थ्रू, या फिर असेसमेंट में यूज़ हो सकता है। आप इंटरव्यू के दौरान डेफिनेटली बोलते हैं, या आप जो भी बोल रहे हैं लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस आपस में जो फ्लो कर रही हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्पीकिंग का सहारा लेते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं? कभी कभार स्पीकिंग में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, अनसर्टेन अबाउट टाइमिंग्स और वोकैबुलरी और इंटरेक्शंस, डीकोडिंग ऑफ नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आप डिकोड कैसे कर रहे हैं, इट रियली मैटर्स। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। ओके, लेट्स से हाउ वाज योर डे? ओह, व्हाई डिड आई आस्क स्विच टू पीएस मोड? ओके, इसमें ये होता है कि समटाइम्स हम किसी से कोई बात कर लेते हैं और फिर हमें लगता है वी शुडंट हैव टू, कि हम अगले इंसान का मूड नहीं देख पाए कि उसका मूड क्या था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एट 11 सुजैन केम टू मीट मी, एट 12:30 वी वेंट आउट फॉर लंच, वी ऑर्डर्ड ए देन बी द सी, इंटरेस्टिंग, इट वाज हिलेरियस, एट 5 व्हेन आई रिटर्न्ड। मतलब आप देख रहे हैं देयर इज़ अ कन्वर्सेशनल गैप अगेन, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन कॉज हो रही है। द नेक्स्ट पर्सन इज़ थिंकिंग टू आस्क अबाउट दिस। ठीक है, उसने क्या पूछा और अगला जवाब क्या दे रहा है। तो ये अक्सर हमारे साथ होता है कि
हमसे पूछा कुछ जा रहा होता है, हम कह कुछ और रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने मुताबिक चल रहे होते हैं, राइट। हमारी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, उसके बाद स्पीकिंग की बात करें तो टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, आस्क क्वेश्चंस, यूज़ एकेडमिक स्किल्स रिसोर्स, जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह दें आप। नेटिव स्पीकर्स को ऑब्ज़र्व करें, रिपीट करें, क्लैरिफिकेशन के लिए पूछें। आजकल तो सबसे इफ़ेक्टिव टूल है गूगल। आपको किसी भी तरह की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन वो वर्ड लिखें, उसको जो है वो चला कर देख लें उसके जो नेटिव उसमें कि बेसिकली किस तरह से प्रोनाउंस होगा। ओके, देयर आर फ्यू टिप्स। लर्न इंग्लिश इन पीसेस, पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड स्पीक। बोलें, लाजमी बोलें। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। जब आप इंग्लिश बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट अनकंफर्टेबल फर्स्ट। यूज़ स्पीड रीडिंग, ये एक टेक्निक होती है जिसको हम फर्दर आपको बताएंगे स्पीड रीडिंग क्या होती है। और यूज़ सॉन्ग, ठीक है, लिसन टू द सॉन्ग्स। रीडिंग, कब आप रीडिंग करते हैं? लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस या ट्यूटोरियल्स, इनके लिए करते हैं। कोर्स वर्क के लिए करते हैं, रिसर्च, इंटरनेट, ब्लैक बोर्ड, कोर्स डॉक्यूमेंट्स, वर्क एंड होम, ठीक है। सोशल साइट रीडिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू। इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फॉर्म्स राइटिंग एंड राइटिंग स्टाइल, डेवलप्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, डेवलप्स वोकैबुलरी, स्पेसिफिक वोकैबुलरी फॉर सब्जेक्ट, रजिस्टर एंड पर्पस। इसको मेटाकॉग्निशन स्किल भी जो एनहांस करने में डेफिनेटली रीडिंग हेल्प करती है। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट रीडिंग। ओके, इसमें इशू क्या हो सकता है? कुछ लोगों की स्पीड कम हो सकती है, डिकोडिंग न्यू वर्ड्स, यानी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप हो सकता है एक मुश्किल बुक पढ़ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लेक्सिकॉन वोकैबुलरी यूज़ हुआ हुआ है जो आपके समझ से बालातर है, तो आप बार बार डिक्शनरी देखते हो तो फिर डेफिनेटली एक हिंड्रेंस होती है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है, रेलिवेंस है, वॉल्यूम है, और ये भी हो सकता है आपको उस जो रीडिंग आप कर रहे हैं हो सकता है उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो कह लें कैटेगराइज ना हो उसमें। ये भी होता है कि एक चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं है तो आप उसको कितने भी अच्छे रीडर हैं आप रीड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो रीडिंग हमेशा अपने इंटरेस्ट से मिलते जुलती चीज़ों की ही करें। लेट्स से आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें। अगर आपको पेरेंटिंग का शौक़ है तो उससे रिलेटेड पढ़ें। अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट का शौक़ है तो उससे रिलेटेड करें। गार्डनिंग का है तो गार्डनिंग का करें। टीचिंग का है तो टीचिंग का करें। सो वट एवर हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल विद, डू दैट। रीडिंग की बात अगर हम करें, हाउ डू यू रीड लाइक अ रोबोट, स्पीड डायमंड और एक्टर। ओके, ये सिर्फ लाइटर नोट पे शेयर किया गया। बेसिकली रीडिंग इज़ एन एक्टिव स्किल, इट इम्प्रूव्स योर स्पीड। ओके, आपने क्या करना है, अपनी रीडिंग स्पीड को इन्हांस करना है। किस तरह से करेंगे? आप बार बार रीडिंग करें, रोज़ाना पढ़ें। एक दिन 2 पेज पढ़ें, उससे नेक्स्ट डे 3 पेज पढ़ें, और टाइम अपने सामने सेट करके रखें कि अब जो है मैंने इससे ज़्यादा जल्दी पढ़ना है। रीड स्मार्ट, स्मार्ट रीडिंग करें। अब ये नहीं कि आपने एक एक लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ना है, आपने इसका कॉन्टेक्स्ट को समझना है। इसको स्पीड रीडिंग जिस मैंने अभी आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगी, तो आपने उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें बात डेफिनेटली एक ही हो रही होगी, जो उसके शुरू में है और जो उसके आखिर में है। बीच वाली चीज़ें जो होती हैं वो एक्सेसरी, एक कह लें सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। रीड फॉर जिस्ट और स्किम, यही जो बात मैंने भी की कि हमेशा जिस्ट उसका जो है वो आप अपने जहन में रखें। आप ये देखें कि उस चीज़ का जो है कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका जो है निचोड़ क्या है। रीड फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ें। डू नॉट स्टॉप टू लुक अप एवरी वर्ड डिकोड, हर लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे अल्फाज के आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी समझ जाते हैं। यूज़ टूल्स टू हेल्प डेवलप वोकैबुलरी, टेक्सचुअल एंड ऑनलाइन, ठीक है। अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करें। उस टाइम पर आप डिक्शनरी ना खोलें, लेकिन अपने साथ एक नोटबुक रखें जिसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लेते हैं तो बाद में ऑनवर्ड्स आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनको अपनी डेली वोकैबुलरी का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। अब गुड रीडर्स कौन होते हैं? दे हैव अ पर्पस फॉर रीडिंग। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूँ, आई लाइक रीडिंग स्टफ अबाउट द मेटाफिज़िक्स और स्पिरिचुअल साइंसेस, तो मैं उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ती हूँ, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, तो आई नेवर गेट बोर्ड। और एक पर्पस होता है डेफिनेटली, मुझे लग रहा होता है चीज़ें मुझे एम्पावर कर रही हैं, तो आई डू दैट। थिंक अबाउट वॉट दे ऑलरेडी नो, ठीक है। उसके बारे में सोचें जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है।
मेक श्योर दे अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड, पता होना चाहिए आपको कि आप क्या रीड कर रहे हैं. प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अक्सर ये नॉवेल्स में या फिक्शन में अगर देखा जाए तो ये होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा अब हो सकता है ऐसा हो. फॉर्म पिक्चर्स इन देयर माइंड्स, जी ये एक अच्छे रीडर की क्वालिटी होती है कि जब भी बेसिकली फ़िक्शन की बात करूँगी वो कर रहा होता है तो अपने अपने जहन में पूरी एक फ़िल्म चला रहा होता है. ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट दे रीड, ठीक है, जो भी आप रीड कर रहे हैं उसका आप एक कंक्लूजन साइड बाय साइड निकालते जा रहे होते हैं. ट्राई टू फिगर आउट न्यू वर्ड्स, ठीक है, नए नए अल्फाज को जो है वो हंट करने की कोशिश करें. प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे, अब ये नहीं कि रीडिंग एक फॉरगॉटन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू रीड एवरी डे, चाहे आप दो पेजेस पढ़ रहे हैं. फ्लुएंसी चेकलिस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेटली बोल रहे हैं. आई रीड द वर्ड्स करेक्टली, ठीक है. उसके बाद रेट, आई रीड नॉट टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ना और बहुत स्लो पढ़ना ये दोनों गलत हैं. एक्सप्रेशन, आई रीड विद फीलिंग्स एंड आई डिडंट साउंड लाइक अ रोबोट, ठीक है. तो फीलिंग्स को बीच में आपने ज़रूर लेकर आना है, अदरवाइज़ आपका एक्सप्रेशन बहुत डम्ब और बहुत फेक होगा. पंक्चुएशन, आई फॉलो मोस्ट और ऑल ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स एज आई रीड द टेक्स्ट, हमेशा आपने रीडिंग करते हुए पंक्चुएशन मार्क्स को मलूज़े खातिर रखना है, मतलब इसको उस कॉन्टेक्स्ट में रखना है, क्योंकि आपको पता है एक पंक्चुएशन से एक कॉमा से पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल जाया करता है. उसके बाद देखिए प्रिडिक्ट, स्टॉप रीडिंग एंड थिंक व्हाट माइट कम नेक्स्ट, यही चीज़ जो अभी मैंने आपसे कहा, इन्फर करें, डीपर उसका जो है मीनिंग के बारे में जाएं, वॉन्डर करें, कनेक्शंस बिल्ड करें. आप अभी कुछ पढ़ रहे हैं, आपने पहले कुछ पढ़ा था, उनको आपस में जो है कनेक्टिविटी देखें, ठीक है. ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो एक गुड रीडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. जो भी आप कैरेक्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें, समराइज़ करें, रैप अप करें अपने ही जहन में, ठीक है, एक मेंटल पिक्चर बनाएं. तो दिस इज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी डू. सेल्फ मॉनिटर करें, अभी तक आपको क्या समझ आया. अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं लेट्स से, तो बुक को बंद करके थोड़ी देर सोचें कि अभी तक मुझे क्या समझ आया है, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी तक, ठीक है. तो इस तरीके से ये होता है, देखें कि आप बुक्स से एक रिलेशन बना लेते हैं, कनेक्टिविटी बना लेते हैं, जिससे आपको उसकी सारी समझ आने लग जाती है. आप अपना असेसमेंट भी करते हैं, अपना कॉम्प्रिहेंशन भी जो है वो डेवलप करते हैं. तो दीज आर द फ्यू यूज़फुल टेक्निक्स. वैसे ये होता है कि आप फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों के लिए जा सकते हैं, बट नॉन फिक्शन जो होता है डेफिनेटली ज़्यादा पर्पसफुल होता है, और जो फिक्शन होता है वो ज़्यादातर फैंटेसीज बेस्ड होता है. लेकिन हर फिक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, देयर इज़ अ क्वालिटी ऑफ फिक्शन टू कि, लेकिन उससे होता है कि आपकी इंग्लिश तो बहरहाल इन्हांस हो ही सकती है. तो ना पढ़ने से, बिल्कुल रीडिंग ना करने से अच्छा है गो फॉर रीडिंग, आइदर यू आर स्टार्टिंग फिक्शन और नॉट, इट डज़ नॉट मैटर. तो आप जो भी रीड कर रहे हैं डू रीड, ठीक है. लेकिन ये होता है कि आपका कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्ट होता है आप जिसमें आप पर्पसफुली कुछ ना कुछ रीड कर सकते हैं, तो डू दैट. जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, कोई ना कोई निश ऐसी होती है जो आपसे रिलेटेड होती है, आपसे रेलेवेंट होती है, जिस पे आप काम करना चाहते हो. अब हम बात करते हैं राइटिंग की, ठीक है. हम कब कर रहे होते हैं, कोर्स वर्क्स में, एग्ज़ाम्स में, लेक्चर्स में, ट्यूटोरियल्स में, ग्रुप वर्क्स में, या प्रेजेंटेशंस हमने देनी होती हैं, या हम राइटिंग बहुत सारी जगहों बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे होते हैं. आजकल तो ब्लॉगिंग है, वेबसाइट कंटेंट है, या आर्टिकल्स आप लिखते हैं. इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. मेन मेथड ऑफ असेसमेंट है, स्ट्रिक्ट मेथड्स. कन्वेंशनली देखा जाए एकेडमिक राइटिंग में तो बहुत लंबे लंबे एसेस वगैरह लिखे जाते थे, या क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाते थे कि उनके आंसर्स लेंथी हों. उसके अलावा इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट एरिया. एसेंशियल स्किल्स होती हैं एग्ज़ाम्स के लिए जो चाहिए होती हैं राइटिंग से रिलेटेड, और एरर्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं. जैसे आप बोल रहे होते हो तो बोलते बोलते तो बोल गए, ठीक है, उसमें गलत बोल गए, किसी को पता चला तो ठीक है, नहीं चला तो अच्छी बात है. पर राइटिंग में आपने लिख दिया तो लिखा हुआ है वो, फिर वो आपका 4 दफ़ा पीछे जाके देखा जा सकता है. तो राइटिंग के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उसमें रहते हैं. इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द टॉपिक, research and collect information, outline the plan, start writing by a simple draft.
नाउ रिव्यू, एडिट एंड फॉर्मेट। ये इसके सिंपल से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डिसाइड करते हो, फिर आप रिसर्च करते हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सकता है वो आपका फेवरेट फील्ड हो, ऑलरेडी आप उसके बारे में जानते हो, तो आपके जहन में ऑलरेडी इससे रिलेटेड आइडियाज़ हों, तो फिर आप आउटलाइन बनाते हो उसकी, ठीक है, आउटलाइन बनाते हो, उसमें पॉइंट्स लिख लेते हो, ठीक है। काफ़ी सारे 16-17 पॉइंट्स लिखे, उसको फिर आपने ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, उन्हीं पॉइंट्स को आपने सेंटेंसेस के साथ, और अब उसको जो थोड़ा सा आप जॉट डाउन करके उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हो, थोड़ा रिव्यू करते हो, एडिट करते हो और फॉर्मेट कर देते हो। ऑल राइट, इन्फॉर्मेटिव राइटिंग अगर आप करो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये कुछ टिप्स हैं। यू हैव टू इंक्लूड एन ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। एक ओपनिंग होती है, ठीक है। नेम फैक्ट्स इन द बॉडी, पैराग्राफ्स ऑफ योर एसेज, follow the facts with supporting sentences, organize your writing with transition words, refer to the topic and include key vocabulary, make a closing paragraph that relates to the topic। बहुत सिंपल सी बात है, आपने इनिशिएट जब कर रहे हो, अब स्टार्ट कर रहे हो उसका भी बताओ, एंड करो तब भी बताओ, ठीक है। और आपस में उनकी जो कोहेरेंस रखो, उनको डिटेल आपस में जोड़ो। परसुएसिव राइटिंग की बात करें तो पुल योर ऑडियंस इन विद एन इंटरेस्टिंग हुक इन योर इंट्रोडक्शन। कुछ इस तरह का हुक होना चाहिए जहाँ पे आपके इंटरेस्टिंग हैंग ओवर कर जाए, लाइक वो कहें कि आई रियली वांट टू रीड इट। एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, रीजंस विल हेल्प योर ऑडियंस बी परसुएडेड, वे योर ऑडियंस परसीव, यूज कन्विंसिंग लैंग्वेज, एड्रेस possible alternative points of view with reasons to counteract with them, and deliver a strong message that is repeated in the conclusion. Notice, okay, entice your readers with proper word choice and sentence structure, ठीक है। यानी कि इसमें आपने क्या करना है कि अपने रीडर को क्वालिटी देनी है। परसुएसिव राइटिंग की बात करें, उसमें होता है आपने रीडर को कम्प्लीटली उसके साथ उसमें अपने एक मैजिक में जो है आपने उसको कैप्चर कर लेना होता है, एन्चैंटिंग उसमें चला जाए वो, उसके साथ साथ वो सीखे भी, ठीक है। तो ये होती है परसुएसिव राइटिंग। इन्फॉर्मेटिव राइटिंग में होता है इट्स अ लिटिल बिट डल एंड बोरिंग, बट यू कीप ऑन राइटिंग एंड राइटिंग। और उसमें तो इन्फॉर्मेशन होती है, पढ़ने वाला पढ़ तो लेता है थोड़ा मुश्किल से जान लगा के, लेकिन उसको एक इन्फॉर्मेटिव होता है वो। लेकिन जो परसुएसिव होता है, इट इज़ समहाउ पीपल कीप ऑन रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, जिसमें नॉवेल्स आ जाते हैं, डेफिनेटली उनकी जो है डेफिनेटली लेक्सिकॉन डेवलप हो जाता है। इफ़ेक्टिव कंटेंट की यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगी, इट्स टू वर्दी। इफ़ेक्टिव कंटेंट जो होता है वो रेलेवेंट होता है, प्रिसाइज होता है। रेलेवेंट मतलब रेलेवेंट, ठीक है, यानी कि आपने जो टॉपिक डिसाइड किया, अब ये नहीं कि जो बात आप मगरिब की कर रहे हैं और टॉपिक मशरिक का है। प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल टू द पॉइंट, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, होलनेस होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ग्रेजुअली जो है एक फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा हो। वेल इलस्ट्रेटेड होना चाहिए, उसको अपने जो भी आप पॉइंट जो भी स्टैंसेस हैं उनको आपने डेफिनेटली इलस्ट्रेट करना होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे एक अच्छे किसी भी कंटेंट की कह लें पॉइंट्स होते हैं। राइटिंग के दौरान इश्यूज क्या आते हैं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ की लैंग्वेज की जो सही से प्रोफिशेंसी ना होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। स्ट्रक्चर्स का, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, टेक्स्ट, इन सब में प्रॉब्लम आता है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें स्टाइल, नेटिव कंट्री और हमारे थोड़े एग्जाम ज़ाहिर है यूके के अलग हैं, यूएस के अलग हैं, ठीक है। इसमें नोट टेकिंग, पैराफ्रेजिंग, एकेडमिक कंडक्ट, इसमें भी जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो राइटिंग के तो मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं वो एशियन कंट्रीज़ में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उस पर आ सकते हैं। ओके, राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? यूज़ लर्निंग डेवलपमेंट, ग्रुप रिसोर्स, क्लासेस, अपॉइंटमेंट्स, वर्क स्पेस फॉर सपोर्ट। इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्रेस, जैसे कि स्टडी स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने आप को कहीं ना कहीं राइटिंग के लिए इन्वॉल्व करें, इंगेज करें। बी अवेयर ऑफ एकेडमिक कन्वेंशन, स्टूडेंट हैंडबुक, रेफरेंसिंग गाइड एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेज। डिस्क्लोज लर्निंग नीड्स, डिसलेक्सिया फॉर फर्दर सपोर्ट। यानी आपको लग रहा है कि डिसलेक्सिया इज समहाउ कंडीशन जिसमें राइटिंग डेफिनेटली अफेक्ट होती है, तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है उसके लिए डेफिनेटली आप वे आउट देखें कि आप अपनी राइटिंग को फर्दर कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, राइटिंग इज़ अ स्किल, रीडिंग इज़ अ स्किल, लिसनिंग इज़ अ स्किल, स्पीकिंग इज़ अ स्किल। और कोई भी स्किल सीखने के लिए उसके बारे में नॉलेज होना अच्छी बात है, जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इस नॉलेज के होने का सिर्फ फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप स्विमिंग पे 100 बुक्स पढ़ लेते हैं
आपको हर बात पता है स्विमिंग के बारे में, एवरीथिंग, हर निटी ग्रिटी, लेकिन अगर आप खुद पानी में कूद कर स्विम नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट स्विम। ठीक है, तो आपने एक अच्छा राइटर बनने के लिए, एक अच्छा रीडर बनने के लिए, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। राइटिंग प्रोसेस की बात अगर हम करें तो प्री राइटिंग होता है, प्री राइटिंग होता है, फिर पीयर एडिटिंग होती है, फिर रिवाइजिंग होती है, फिर री राइटिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है और फिर फिनिश वर्क राइटिंग होती है। यानी कि इसके काफ़ी सारे फ्रेजेस होते हैं। प्री राइटिंग वही जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने किया और लिख लिया, फिर उसको आपने थोड़ा सा जो है उस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा। ठीक है, लिखने के बाद फिर आपने उसको पीयर एडिटिंग करवाई, थोड़ा सा उसने आपने किसी से दिखाया, उसके बाद उसको थोड़ा रिवाइज़ किया जहाँ पे रिवाइज़ होने की ज़रूरत थी, फिर उसकी री राइटिंग की, फिर उसके बाद उसको प्रूफ रीड किया और फिर ये फाइनलाइज फिनिश वर्क होता है। होपफुली राइटिंग के प्रोसेसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आज के क्लास में, आज के लेसन में आपने सीखा कि जो बेसिक 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज की, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनको आप किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्टिव टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।